हेलो बच्चों, आज मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। किसी भी कंपनी में को चलाने के लिए उसका सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि कितना ऑनर फंड लगाना है और कितना बोरोड फंड लगाना है। इट मीन्स वी कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेफर मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। तो इसकी डेफिनेशन होगी कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अब पता होना चाहिए आपको ऑनर्स फंड कौन से होते हैं। ऑनर्स फंड कौन से होते हैं? ऑनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस। और बोरोड फंड कंसिस्ट ऑफ डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो ऑनर फंड एंड बोरोड फंड शैल बी रेफर्ड टू एज इक्विटी एंड डेब्ट। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेब्ट ओवर इक्विटी। अब इसी में एक टर्म आ जाती है कॉस्ट एंड रिस्क। तो कॉस्ट एंड रिस्क कैसे? अगर हम जैसे डेब्ट कैपिटल लेते हैं तो उसमें क्या है, कॉस्ट तो लो रहेगी और रिस्क हाई रहेगा। कॉस्ट लो रहती है और रिस्क हाई रहता है। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। इट मीन्स द मेन रीजन फॉर दिस इज it is made by lender is less risky or get priority of the man of payment of interest. On the other hand, equity share capital is the most costly one as the rate of जो डिविडेंड है इज़ नॉट सर्टेन। तो वो इसलिए इक्विटी शेयर अगर हम लेते हैं तो उसका कॉस्टली होती है, लेकिन इक्विटी रिस्की नहीं होती, उसका रिस्क लो होता है। दूसरा, डेब्ट कैपिटल अगर हम लेते हैं तो लेंडर्स एक जुडिशरी वो कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है उसमें किस लिए? फॉर द क्लोजर ऑफ कंपनी इन एनी केस। तो अगर वो उनका रिफंड ना मिले उन्हें या इंटरेस्ट ना मिले, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट में लिया है उसका इंटरेस्ट उन्हें टाइम पर नहीं मिले तो उस और लेकिन शेयर होल्डर में तो ऐसे उसमें उनका तो कोई ऐसा वो रिस्क नहीं होता। तो इसके बाद आते हैं ये आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अगर डेब्ट कैपिटल लेते हैं तो कॉस्ट उसमें लो रहती है और इक्विटी में हाई रहती है, और लेकिन रिस्क डेब्ट कैपिटल में हाई रहता है, इक्विटी में लो रहता है। इसके बाद चलते हैं हम डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो बोथ आर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। दोनों ही डेब्ट भी और प्रेफरेंस भी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है। और इसमें डिसिमिलरिटी क्या होगी? डिसिमिलरिटी जो है, इट हैज़ टू a company has to make payment of interest on debt in every condition, but dividend on the preference share capital is paid if a firm get profit. अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो उसे भरनी होती है कंपनी को हर हालत में, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, लेकिन डिविडेंड जब भी दिया जाएगा अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड देगा, और नहीं तो उसको डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार अब आगे आता है हमारा एक टर्म आती है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? तो फाइनेंशियल लिवरेज होगा को कहेंगे हम द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का किसके साथ? अलोंग विद इक्विटी शेयर होना ज़रूरी है, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। डेब्ट का होना भी ज़रूरी है, वो फाइनेंशियल लिवरेज कहलाएगा। और इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिस्क।
तो जब हम इसके फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल यूज़ करेंगे तो बर्डन ऑफ पेमेंट और किसकी इंटरेस्ट की वो उसमें आएगा, तो ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट उससे इंक्रीज होगी। तो ये रिस्क रहता है किसमें, डेब्ट लेने में। अब आता है ईपीएस कैसे, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। हम जो इक्विटी शेयर होल्डर को की अर्निंग कब निकलती है, जब ईबिट में से हमें अर्निंग जो है टैक्सेस और इंटरेस्ट निकालने के बाद ईपीएस हमारी जो अर्निंग होगी वो डिवाइडेड बाय किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगी। इसके बाद आता है, ये तो हो गया आपको क्लियर। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले आता है कैश फ्लो। सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कैश फ्लो अगर अच्छा है तो हम किसकी, डेब्ट की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, डेब्ट की ओर। और अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो फिर हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। तो कैश फ्लो होना ज़रूरी है किसके लिए, किसके लिए, कैश फ्लो अगर अच्छा होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेब्ट को चुनेंगे। तो वाई मेकिंग ए चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन शुड बी केप्ट इन माइंड। इसको स्ट्रक्चर बनाते समय हमें कैश फ्लो पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये क्या है, आईसीआर। आईसीआर तो ये जो है आईसीआर, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कवरेज और रेशो आईसीआर। तो ये जो आईसीआर का ये क्या होगा, एबिट, ईबीआईटी और टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि कितनी बार जो है वो अवेलेबल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, एक कंपनी बना दे सकती है। तो इसमें क्या होगा कि इट इज़ पॉसिबल दैट इन स्पाइट ऑफ बेटर आईसीआर द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी में बी वीक। अगर बार बार आईसीआर देना पड़ेगा तो वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ कंपनी वीक हो सकती है। तो देयरफॉर दिस रेशियो इज़ नॉट ए प्रॉपर और या फिर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी और टू पे इंटरेस्ट करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कैश फ्लो पोजीशन। देन आता है डेब्ट, डेब्ट स्ट्रक्चर, डीएससीआर, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ और अंडर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि ये जो है हमारा जो आईसीआर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का से की जो कमियां होती हैं उसको दूर करता है। ये इट रिमूव्स दिस रेशो रिमूव्स द वीकनेस ऑफ आईसीआर। तो हम इसके बाद दिस रेशो टेल्स अस अबाउट द कैश पेमेंट टू बी मेड। प्रेफरेंस डिविडेंड है, जैसे इंटरेस्ट है, डेब्ट कैपिटल पेमेंट है एंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। बेटर रेशियो होगा मीन्स द बेटर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी फॉर डेब्ट पेमेंट। अगर उसका रेशियो अच्छा होगा तो डेब्ट कंपनी डेब्ट पेमेंट में वो बेटर होगी। सो मोर डेब्ट कैन बी यूटिलाइज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है आरओआई। इसके बाद आता है आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। 4th पॉइंट आता है आरओआई। तो ये कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो इसमें द ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू यूटिलाइज मोर डेब्ट कैपिटल। अगर उसकी अच्छी रिटर्न होगी इन्वेस्टमेंट पे तो वो जो है ज़्यादा ये कौन सा वो चुनेगा रास्ता, मोर डेब्ट कैपिटल को चुनेगा। तो इसको ये है ही कि इसका आपको बता ही दिया है कि कैलकुलेट कैसे होगी ROI EBIT अपॉन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT रिटर्न बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट आता है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे कि डेब्ट पे कितना, ये जो स्ट्रक्चर बनाते समय हमें डेब्ट पर कितना खर्चा आएगा इसका ध्यान रखना है, डेब्ट पर कितना खर्चा आएगा इसका ध्यान रखना है। तो उसको कंसीडर करके हम ये चुनेंगे कि डेब्ट कितना लेना है और इक्विटी कितना लेना है। स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब इसके बाद आता है टैक्स रेट, इसके बाद क्या आता है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे, अगर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो फिर पर शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा पैसा कंपनी को भी बचेगा। उसके बाद आता है इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर कुछ उसमें बिजनेस जो है यूज़ डेब्थ यूजिंग कैपेसिटी टू फुल, तो वो जो है वो आगे मतलब वो उसको पे करना आसान हो जाता है। उसके बाद रिस्क कंसीडरेशन, तो अगर कंपनी को बिजनेस रिस्क कम होता है तो वो ज़्यादा डेब्ट और फंड ले सकती है। उसके बाद आता है कंट्रोल। तो अगर इक्विटी शेयर लेंगे तो कंट्रोल इसका कंपनी का कम रहेगा। और डेब्ट अगर वो लेते हैं हम तो उसका कंपनी का कंट्रोल बना रहेगा। तो ए कंपनी विलिंग टू होल्ड मैनेजमेंट कंट्रोल शुड प्रेफर डेब्ट फंड। और उसमें लेकिन इक्विटी लेंगे तो वो कंट्रोल उसके हाथों में कम रहेगा। तो इसके बाद आता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। इसके बाद क्या आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। तो अगर उसकी मार्केट की कंडीशन अच्छी है, अगर इक्विटी तभी लेगा अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है यानी कि बुलिश है। और अगर बियरिश होगी तो वो फिर कौन सा ऑप्शन अपनाएगा, डेब्ट का, फिर डेब्ट की ओर जाएगा। तो ये आपके हो गए कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो अब इससे रिलेटेड सम आएगा तो वो जो न्यूमेरिकल वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। और आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसको थोड़ा NCERT की बुक से पढ़ना और रिलेटिवली कुछ उसमें पता चल जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलो आप अब इसको सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया वो ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।